नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार, कक्षा 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी के अंतर्गत जर्नल एंट्रीज़ जो कि चल रही हैं। पिछली वीडियो भी मैं एक दो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नई एंट्रीज़ लाया हूं। ये पर्टिकुलर कोई सवाल नहीं है, अलग अलग जो एंट्रीज़ हैं वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लाइनें भी नहीं खींची हैं, आपको ये जर्नल के रूप में ही बनानी है। मैं केवल आपको यहाँ आज एंट्री बताऊँगा कि नई नई एंट्रियाँ कैसे हैं। जिससे इसमें कहा है कि 9,000 रुपये के नकद और 6,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया। तो यदि कोई व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है तो उसमें पैसा तो लगता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मोस्टली कि नॉर्मली किसी की दुकान होती है तो जब वो उसको चला रहा होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं घर पे जो घर के यूज़ में आए भले ना आए, लेकिन वो व्यापार के काम की ज़रूर हैं। तो क्या करते हैं कि भाई ये ले जा कि ये हाँ दुकान पे काम में आ जाएगी, ठीक है, कहते हैं ना। तो यानी घर की पूंजी को व्यापार में लगा देना, तो वो घर की संपत्ति को व्यापार में लगा देना। तो वो जो घर की संपत्ति वो भी व्यापार में लग गई तो वो भी क्या बन गई, वो भी पूंजी बन गई। यानी कैश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के माल लगाकर भी व्यापार आरंभ कर सकता है। कैश से, फर्नीचर से, माल से, मशीन से और भी बहुत सारी चीज़ें उसने लगाई और व्यापार आरंभ कर दिया। तो यदि किसी एंट्री में यहाँ पर एक आपका एक अतिलघु प्रश्न भी बन जाता है, यदि किसी एंट्री में एक से अधिक डेबिट या एक से अधिक क्रेडिट होते हों, यदि किसी एंट्री में एक से अधिक डेबिट या एक से अधिक क्रेडिट होते हों तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। कंपाउंड एंट्री इसे कहते हैं मिश्रित लेखा। मिश्रित लेखे की एक कंडीशन है कि मिश्रित लेखा जब भी बनाया जाता है जब उस व्यवहार की, उस ट्रांजैक्शन की का नेचर एक ही हो, नेचर एक ही हो, उसकी प्रकृति एक ही टाइप की हो। जैसे नकद माल खरीदा और वेतन दिया, दोनों ही अलग प्रकृति के, तो इस तरह का एंट्री कंपाउंड नहीं बनाई जा सकती। और कंपाउंड एंट्रीज वही बनाई जाती हैं जो एक ही डेट में हो। कल वेतन दिया था तो कल वाला आपने अगर 10 बार वेतन दिया तो उन 10 को एक साथ एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वेतन दिया वेतन दिया वेतन दिया एक ही नेचर है, नाम मात्र की एंट्री है नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत। लेकिन कल दिया फिर 10 दिन बाद फिर दिया तो उनकी एंट्री नहीं होगी। कंपाउंड एंट्री के लिए एक ही नेचर और एक ही डेट होनी बहुत ज़रूरी है। इसे मिश्रित लेखा कहते हैं। इसमें कहा गया 9,000 रुपये के नकद और 6,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया। तो व्यापारी जिन जिन चीज़ों को लगाकर व्यापार आरंभ करता है उन सबको डेबिट करते हैं। जैसे बोला है कि कैश अकाउंट डेबिट कह रहे हैं 9,000 रुपये से का कैश और 6,000 रुपये का माल, टोटल 15,000 रुपये उसने लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो ये भी लगाया है, तो जिस तरह कैश लगाई है तो वो डेबिट हुई है, अब माल लगाया तो वो भी तो डेबिट होना चाहिए ना। तो क्या है, गुड्स अकाउंट डेबिट। यानी कि कैश लगाई, गुड्स लगाया, फर्नीचर लगाते तो वो भी डेबिट होता, मशीन लगाते तो वो भी डेबिट होता। मैं कितनी चीज़ों के नाम लूँ, इसलिए जो भी चीज़ व्यापार चालू करने के लिए लगाई जाती है उन सबको डेबिट, और वो सम्मिलित रूप से क्या बनती हैं, वो बनती हैं टू कैपिटल अकाउंट। वो सम्मिलित रूप से पूंजी बनती है, कैपिटल बनती है, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। ये पहली एंट्री थी। आगे एंट्री में है कि मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा। मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा, तो पाने वाला व्यक्ति कौन है, इसमें यहाँ पे वर्ड लिखा है उधार, यानी कैश से कोई मतलब नहीं रहा, ना कैश आएगी ना जाएगी, कोई लेन देन कैश का करना ही नहीं है, क्योंकि उधार में कैश नहीं होती। तो मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा है, तो पाने वाले कौन हैं इस समय, मुकेश एंड कंपनी, ठीक है, डेबिट। और बेचते हैं माल, तो बेचे गए माल को क्या लिखते हैं, बोला था मैंने पहले भी बताया है, बेचे गए माल को हम लिखते हैं सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट। मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा, ये बेचा है इन्होंने बुक में 1,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है
मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए। यहाँ पर ये एंट्री समझेंगे, मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए हैं। 1000 रुपये का माल बेचा, लेकिन वो कह रहे हैं पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए। पूर्ण भुगतान का क्या मतलब है? पूर्ण मतलब कंप्लीट पेमेंट में 980 मिले हैं, या हिसाब चुकता हो जाए। जब हिसाब चुकता शब्द आ जाता है कि भैया हिसाब चुकता हो गया है, आप कहते हैं ना कि पैसे ज़्यादा निकल रहे होते हैं, थोड़े बहुत पेमेंट करा तो कहते हैं हिसाब चुकता हो गया। तो चुकता का मतलब फाइनल, फिनिश। तो इसी तरह पूर्ण शब्द भी यहाँ चुकता के लिए आया है, लेकिन एक है कि मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए। प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। कितने? 980 प्राप्त किए हैं। किससे? टू मुकेश एंड कंपनी। यहां पर कितने लिखे? इस एंट्री को आपको समझना है जरूर। अब मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए हैं, और हम ऊपर वाली एंट्री में यदि देखें तो मुकेश कंपनी में कितने लिख रहे हैं? 1000। यानी एक तरफ वो डेबिट, जब हिसाब अकाउंटिंग के अंतर्गत हिसाब चुकता जब होता है जब उसका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट एक ही हो। यानी कि अगर आप किसी खाते को, किसी अकाउंट को बराबर करना चाहते हैं तो वो अकाउंट जब तक बराबर नहीं हो सकता जब उसके डेबिट में पड़ी हुई अमाउंट क्रेडिट में पड़ी अमाउंट के इक्वल ना हो। इक्वल हो जाता है तो कोई बैलेंस निकलता नहीं, हिसाब बराबर हो जाता है। यदि मैं यहाँ 980 ही डाल दूँ तो हिसाब चुकता नहीं होगा, क्योंकि मुकेश एंड कंपनी डेबिट तो 1000 से हो रही है, लेकिन क्रेडिट हो रही है 980। अगर ये दोनों ही चीज़ें अकाउंट में जाएंगी तो ये उसका बैलेंस दिखाएगा कि अभी उस पर 20 रुपये ड्यू हैं। 20 रुपये, 1000 रुपये और 980 को देखने से क्या पता चल रहा है कि 20 रुपये उस पर ड्यू हैं। लेकिन एंट्री में एक बात बताई गई है कि पूर्ण भुगतान हो गया, हिसाब चुकता हो गया, यानी आज मुकेश पर एक भी रुपया नहीं बचा। यानी जो उसका 1000 रुपये का पेमेंट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तो 1000 आने हैं, लेकिन अकाउंटिंग का एक रूल्स ये भी है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर ही होता है। जितने का डेबिट होगा उतने का ही क्रेडिट होगा। कैसे? मान लो आप किसी को 10,000 रुपये दो तो आपकी जेब से कितने गए? 10,000। उसे कितने मिलेंगे? 9। उसे भी तो 10 मिलेंगे ना। तो जितने ट्रांजेक्शन होते हैं वो जितने दिए होंगे उतने का ही होगा ना, लोड फेयर। ठीक है, लेन देन जितने लिए हैं उतने ही दिए होंगे किसी ने। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपये डिफरेंस आ रहे हैं। जब हम किसी से ज़्यादा भुगतान प्राप्त करने वाले होते हैं और कम भुगतान प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं कि ये बट्टे में गए। बट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट यहाँ ये शो किया जाएगा कि 20 रुपये का हमने मुकेश एंड कंपनी को डिस्काउंट दे दिया, बट्टा दे दिया, इसलिए 20 रुपये डिस्काउंट में जाएंगे। अब डेबिट भी इक्वल 1000 रुपये और क्रेडिट भी इक्वल हो गया 1000 रुपये। याद रखना, जब किसी को से पूर्ण भुगतान में प्राप्त होते हैं, चुकता पूर्ण भुगतान में या चुकता भुगतान में प्राप्त होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट छिपी होती है। ठीक है, अब बात आती है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलती है, हमेशा कैश के साथ चलेगी। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगी। मानते हैं कैश प्राप्त हुई है तो जनरल के रूल्स के हिसाब से जो संपत्ति आती है डेबिट होती है, कैश डेबिट। मैंने क्या बताया, जब जहाँ कैश डेबिट वहाँ डिस्काउंट डेबिट। मान लो किसी को दिए होते पूर्ण भुगतान में तो वो व्यक्ति डेबिट होता और टू कैश और उसके साथ में टू डिस्काउंट भी आती। ठीक है, ये डिस्काउंट वाली एंट्री, इसको आपको ध्यान से करना ही पड़ेगा। चुकता में या पूर्ण में आता है तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ उसमें डिस्काउंट होता है। आप प्राप्ति या भुगतान का अंदाज़ा लगाकर कैश के साथ ही डिस्काउंट को क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं। आगे है, बहुत अच्छी एंट्री है। महेश से 3000 रुपये की कीमत का ऑर्डर मिला। 3000 रुपये की कीमत के माल का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिला, उसने कह दिया कि भैया 3000 रुपये का माल भेज देना हमारे यहाँ। ये हमें क्या मिला? ऑर्डर मिला। क्या ऑर्डर मिलना ट्रांजैक्शन होता है? ऑर्डर मिलना तो ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, उसने ऑर्डर दे दिया पत्र व्यवहार के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो ट्रांजैक्शंस क्या हुआ? ट्रांजैक्शन तो कुछ नहीं हुआ, केवल बात ही तो हुई है ना। तो ये एक वास्तविक ट्रांजैक्शंस नहीं है, वास्तविक लेन देन नहीं है। जब माल बेचा जाएगा या जब माल खरीदा जाएगा
तब उसमें उस समय लेन देन होंगे। इस समय यहाँ कोई लेन देन नहीं हुआ है और लेखांकन के अंतर्गत जो वास्तविक व्यवहार, वास्तविक लेन देन या ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं की जर्नल एंट्रीज की जाती है। ये कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। ऑर्डर मिलने की कोई एंट्री नहीं की जाती। यदि जर्नल में आए तो आप लिख सकते हैं नो एंट्री, यानी वो कोई पूछे तो उसे बता देना कि आदेश कोई वास्तविक आदेश लेना या देना कोई वास्तविक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसकी लेखा जर्नल में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे है सुंदरलाल से उधार क्रय किया। देखिए अभी मैंने एक एंट्री बताई थी, अब उसकी उल्टी आई है। सुंदरलाल से उधार क्रय किया, माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुंदर लाल। उधार क्रय किया है कितने का? 600 रुपये का। अब इसको समझना है, ये जो डिस्काउंट की अभी थोड़ी देर पहले एंट्री आई थी उसकी अपोजिट है। उसमें माल बेचा जा रहा था, इसमें माल खरीदा जा रहा है। अगली लाइन में बताया है अगली एंट्रीज में कि सुंदरलाल का हिसाब चुकता हो गया। तो आपने माल खरीदा है, सुंदरलाल क्रेडिट हो रहे हैं उस समय, अब उसको भुगतान दोगे आप तो सुंदरलाल क्या होंगे? सुंदरलाल डेबिट कितने, और पेमेंट कितना करा है? टू कैश अकाउंट 595। इसके साथ तो यहां पर बुक में कहा गया है कि पूर्ण भुगतान में 595 रुपये टोटल पेमेंट किया गया है और चुकता भी हो गया हिसाब। तो माल तो 600 का खरीदा था ना, तो 595 रुपये देके हिसाब कैसे चुकता हो सकता है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, क्या होगा? 5 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? मैंने अभी अभी बताया था कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। तो कैश यदि डेबिट होती तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होता है, और कैश यदि क्रेडिट होगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इसका वास्तविक रूल्स क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। जो वास्तव में इसका रूल्स है उसको याद करके ही आप कर पाओगे फिर। तो इसको बोलेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट कितने? 5 रुपये। याद रखना डिस्काउंट ज़्यादा का नहीं होता है कि आप 1000-2000 का डिस्काउंट। मान लो किसी से 10,000 रुपये का माल खरीद लिया गया और उसको पेमेंट हम 4000 का कर रहे हैं या 5 का कर रहे हैं या 6 का कर रहे हैं या 7 का कर रहे हैं, तो 3000 तो डिस्काउंट नहीं हो सकता। डिस्काउंट बहुत कम संख्या में होता है, 100-50 ज़्यादा 20,000 हैं तो 100-200 तक पहुंचता नहीं, तो 5-10 रुपये में ही सिमट जाता है। याद रखना कि एक भुगतान को कई बार किया जा सकता है। हिसाब चुकता होने या पूर्ण होने की दशा में ही डिस्काउंट मोस्टली आता है। अब 600 रुपये ऊपर सुंदरलाल के लिखे थे, 600 रुपये यहाँ लिख देंगे। तो क्रेडिट में सुंदरलाल 600 और डेबिट में सुंदरलाल 600, यानी कि सुंदरलाल से अब ना कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है। किसी व्यक्ति का यदि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है तो बैलेंस इक्वल होता है, ना लेना ना ही देना। आगे है नेक्स्ट एंट्री को समझेंगे। तो अगली एंट्री में देखते हैं, अगली एंट्री है छोटे लाल को मजदूरी दी। तो पाने वाला व्यक्ति तो छोटे लाल है, लेकिन अब यहाँ व्यक्तिगत खाता भी आ गया और मजदूरी दी तो नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का खाता भी आ गया, पर्सनल भी आ गया और नॉमिनल भी आ गया। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्ति का नाम और खर्चे का नाम दोनों हो तो व्यक्ति का नाम मायने नहीं रखता। क्यों? आप 10 तरह के खर्चे कर दो, 10 व्यक्ति खड़े कर लो और तो उन 10 व्यक्तियों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे। मान लीजिए सुरेश डेबिट, महेश डेबिट, नरेश डेबिट, ये डेबिट, वो डेबिट। तो आप जब उस एंट्री को करोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन से मजदूरी के थे, कौन से वेतन के थे, कौन से ब्याज के थे, कौन से किस खर्चे के थे पर्टिकुलरली, क्योंकि व्यक्ति के नाम से आप एंट्री कर रहे हो। इसलिए जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होता है उसी को डेबिट किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो किसी ना किसी व्यक्ति को ही दिया गया होगा ना। तो इस स्थिति में नाम वैल्यू नहीं रखता। तो यहाँ पर छोटे लाल को मजदूरी दी की जगह एंट्री बनेगी केवल मजदूरी दी, और मजदूरी को कहते हैं क्या? वेजेस। वेजेस अकाउंट डेबिट, और हर खर्चे में क्या जाता है? टू कैश अकाउंट। ये एंट्री पुरानी थी, खर्चे की थी, लेकिन इसमें नाम आ रहा था इसलिए मैंने सोचा इसको समझा देता हूँ। आगे एंट्री एक और देखेंगे, माल के बारे में बात करूँगा यहाँ, गुड्स के बारे में।
इसको आपको समझना है, ये आगे फाइनल अकाउंट्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। माल, व्यापार में जो माल रखा है बिक्री के लिए, तो क्या उस माल का यूज़ केवल बेचने के लिए ही होगा? और भी तो यूज़ हो सकते हैं ना। जैसे माल के यूज़ कर रहे हैं, जो माल हमारे गोदाम में या दुकान पर रखा है वो माल जिसकी हम बिक्री करेंगे फ्यूचर में, तो वो केवल बिक्री के अलावा भी कई विभिन्न प्रकार से प्रयोग में आ सकता है। जैसे किसी को दान में दे दिया, थोड़ा बहुत माल किसी को दान में दे दिया, किसी व्यापारी को नमूने के रूप में बांट दिया हो विज्ञापन के तौर पर, उस माल में आग लग जाए या चोरी हो जाए या उस माल में से थोड़ा माल घर खर्च के लिए ले जाए। जितने भी बताए हैं, जो गोदाम में माल रखा है, जो दुकान में माल रखा है, वो सारे के सारे उस माल के प्रयोग थे। जो माल बिक्री के लिए रखा था हम उसको कहीं और यूज़ कर रहे हैं। मैंने 4-5 तरह के बताए, दान में दे दिया, नमूने में दे दिया, बिक्री के विज्ञापन के रूप में, चोरी हो गया, आग से नष्ट हो गया या घर खर्च के लिए रह गए। तो इन सारी ही स्थिति में जो हम परचेज कर, सेल्स तो लिख नहीं सकते अब क्योंकि माल तो बिका नहीं है, तो जो माल हम खरीद के लाए थे वो माल में आज कमी हो गई नहीं हो गई? वो माल कम हो गया। तो जब माल खरीद के लाए थे तो आपने किसे डेबिट करा था? परचेज अकाउंट डेबिट। आज वही खरीदा गया माल कम हो गया है, यानी वो परचेज कम हो गई है, इसलिए इन सभी प्रकार की एंट्रियों में टू परचेज अकाउंट ही लिखा जाता है माल का प्रयोग करने पर। ये बेचा होता तो परचेज नहीं आता, लेकिन जो खरीद के माल लाए थे आज वो माल हमने बेचा नहीं और किसी काम में ले लिया, तो बिक्री से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, बिक्री तो हुई नहीं। वो परचेज, जो वो माल कम हो गया जो हम खरीद के लाए थे। अब उसका यूज़ कहाँ किया? उन सबको डेबिट। मान लो चोरी हो गया तो लॉस बाय थीप, लॉस बाय थीप। आग लग गई, ये डेबिट हो गए, सब डेबिट होंगे जहाँ यूज़ होगा। लॉस बाय फायर, डेबिट। दान में दे दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डोनेशन अकाउंट डेबिट। चोरी हो गया, आग लग गई, किसी को नमूने के रूप में दे दिया, ठीक है, घर खर्च के लिए ले लिया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या है, जो भी माल का तुम यूज़ कर रहे हैं, जो भी माल का व्यापारी यूज़ करेगा उस यूज़ को डेबिट करना है और परचेज को हमेशा क्रेडिट करना है। जैसे इसमें एंट्री बताई गई है, माल चोरी हो गया और माल दान में दिया, तो माल चोरी हो गया, लॉस बाय थीप अकाउंट डेबिट, और दान में दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट। तो कितनी कितनी अमाउंट है इन दोनों की? 100 रुपये और 30 रुपये। 100 रुपये ये और 30 रुपये ये, 130 रुपये का माल उन्होंने कहीं और यूज़ कर लिया। ठीक है, एंट्री तो आपको बुक में यही दी गई है, लेकिन मैंने इसके सारे तरह के प्रयोग बताए हैं। तो आज मैं जर्नल नहीं बनाया प्रॉपर, उसको एंट्री को समझाया है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ में इसका जर्नल बना के दूंगा और अलग से एंट्रीज भी दूंगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट टाइप एंट्रीज थी। ठीक है, इससे डिफ़िकल्ट फिर और आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद।